हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं शरीर के कुछ रोग एवं उनसे प्रभावित होने वाले अंग। यानी कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कोई भी शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे किसी को अगर एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग, तो एनीमिया रोग में आपका शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे एनीमिया से क्या होता है, आपके फेफड़े और श्वास नली प्रभावित होती है। ठीक है, ये क्या होता है इसीलिए। और हम आपको बता दूं कि और भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा क्या होता है, ये आपकी आँखों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बीमारियां हैं और उनसे प्रभावित अंग है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला आप इधर देखिए, इधर इंडेक्स में रोग दिया हुआ है, इधर आपका प्रभावित अंग दिया हुआ है। देखो, पहला जो हमारा रोग है वो दिखा दिया है अर्थाइटिस। तो इससे क्या होता है, जोड़ों में सूजन। मैं आपको बता दूं, अर्थाइटिस दूसरा रोग होता है और गठिया रोग दूसरा रोग होता है। क्योंकि अर्थाइटिस में क्या होता है, आपकी जोड़ों में सूजन आता है, चाहे वो फिंगर का जॉइंट हो, चाहे वो आपका लेग का जॉइंट हो, चाहे आपका हैंड यानी कि हाथ का जॉइंट हो, किसी भी चीज़ का जॉइंट हो आपके शरीर का। ठीक है, तो अर्थाइटिस में क्या होता है, आपके शरीर के जोड़ों की सूजन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया सभी को पता है कि डिप्थीरिया बीमारी में क्या होता है कि जो डिप्थीरिया बीमारी होती है इसमें आपका गला और श्वास नली, यानी कि आप नाक या मुंह से सांस लेते हैं तो सीधे गले से होकर आपके फेफड़ों तक जाती है। तो ये हमारा श्वास नली या श्वास नलिका होती है और डिप्थीरिया में हमारी यही प्रभावित होती है, गला और श्वास नली। तो डिप्थीरिया आप सभी को लोगों को आता है। हमको जहाँ तक पता है कि अर्थाइटिस में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आग अगर आपको चीज़ें नहीं आती उसी को कॉपी और पेन उठाकर लिखिएगा, बाकी किसी चीज़ को मत लिखिएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं आती आप उन्हीं को लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक्जिमा रोग। ये आपकी त्वचा को प्रभावित करती है। एक्जिमा जो रोग होता है आपकी त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा खुरदुरी होती है और कभी कभी त्वचा फट भी जाती है। तो ये आपका एक्जिमा रोग होता है। नेक्स्ट है आपका पुलुरिसी। ये रोग जो होता है ये आपकी छाती को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या होता है कि आपकी छाती में सूजन आ जाएगी, छाती में हल्की हल्की दर्द होगी, तो ये आप पुलसी रोग होगा। मैं आपको चीज़ उदाहरण के तौर पर आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपने कभी ये देखा होगा कि आपके समाज में, सोसाइटी में या आपके अगल बगल में किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो आपने देखा होगा कि उसको कहीं भी ज़रा सी बाहर चोट नहीं दिखती है, कहीं सी उसका बाहर कहीं खरोच नहीं दिखती है, लेकिन बंदा एक्सपायर हो जाता है। तो क्या होता है, आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि बंदे का ये शरीर होता है। ठीक है, ये शरीर होता है और ये आपका चेस्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेस्ट होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपके फेफड़े होते हैं यहाँ पर। तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है और बंदे के बाहर किसी भी बाहर पार्ट पे, यानी कि हाथ पैर में खरोच नहीं आती है, ना टूटता फूटता है, लेकिन बंदा एक्सपायर हो जाता है। तो कैसे एक्सपायर होता है मैं आपको बताना हूँ कि आपका छाती के नीचे, यानी कि जो चेस्ट होता है उसके नीचे एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो होता है एक कवर का काम करता है, जो आपकी लंग्स को कवर करता है। ठीक है, लंग्स को कवर करता है। जैसे आप नारियल लाते हैं ना, तो नारियल के अंदर ऊपर खोखला होता है और अंदर उसके नारियल निकलता है। ठीक है, अंदर कोकोनट निकलता है, नारियल निकलता है। तो क्या है, बाहर का आवरण होता है, कवर किए होते हैं अंदर की नारियल को। तो इसी प्रकार एक डायफ्राम होता है जो आपकी छाती को कवर करता है। तो होता क्या है कि अगर बंदा एक्सीडेंट हुआ तो उसका डायफ्राम टूट जाता है। जब डायफ्राम टूट जाएगा तो उसका जो लंग्स होगा इस पे दबाव पड़ेगा और उसकी सांस चलना बंद हो जाएगी और बंदा एक्सपायर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डायफ्राम के जो केस होते हैं टूटने के, वो जब बंदा कोई छत से कूद जाता है या छत से गिर जाता है, तो ऊंचाई से जब गिरता है ज़मीन में तो उसका सबसे पहले उसका डायफ्राम टूट जाता है तथा बंदे की मृत्यु हो जाती है। तो क्या लगता है कि बाहर से कहीं दिखता है कि बंदा टूटा हुआ नहीं है, लेकिन उसको अंदरूनी चोट बहुत लग जाती है, उसका डायफ्राम टूट जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपकी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें आसान लगनी, अगर आपको हम कोई चीज़ बता दिए हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ आसान लग गई। ठीक, आप लोगों को अभी तक उसका ना पता हो। नेक्स्ट है गठिया या रूमेटिज्म। मैं आपको अर्थाइटिस दूसरा बताया था और गठिया या रूमेटिज्म दूसरा बताया था। इसमें जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन इसमें जोड़ों में सूजन आता है। गठिया या रूमेटिज्म में जो लोग दूध से बने हुए प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं,
चाहे पनीर हो, चाहे दूध हो, चाहे और भी पदार्थ हो दूध से बने हुए। तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है, तो उससे क्या होता है, ये धीरे धीरे आपकी हड्डियों के जोड़ों में जाकर जमा हो जाता है, जो आपको उठने और बैठने में दिक्कत होती है, जिसे हम यूरिक एसिड बोलते हैं। ये जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपका गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है, आपको उठने बैठने में, आपके जॉइंट्स में दर्द होगा। ठीक है, यूरिक एसिड जब बढ़ता है, ठीक है, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं अक्सर उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, गठिया या फिर अर्थराइटिस देखने को मिलता है, उनका एज का प्रॉब्लम होता है, एज बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कैटारेक्ट या ग्लाउकोमा। कैटारेक्ट या ग्लाउकोमा ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है। कैटारेक्ट या ग्लाउकोमा ये आपकी आंखों को प्रभावित करता है। इस समय तो आई फ्लू चल रहा है, लेकिन अब हालांकि अब आई फ्लू थोड़ा कंट्रोल हो गया है। ठीक है, अब आई फ्लू कंट्रोल हो गया है। जो आई फ्लू था, ये आई फ्लू किस वायरस से फैला था, ये आप बताइएगा। जो आपका आई फ्लू था ये किस वायरस से फैला था? इसका नाम था एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस। जो आपका आई फ्लू था ये इसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो इसका मेन जिम्मेदार था एडिनो वायरस। एडिनो वायरस से आई फ्लू फैला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस जो बी होता है ये आपके यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी। जब आपको जब मान लो किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, तो उस दौरान बंदे को ना तो भूख लगेगी और ना ही उसको खाने पीने में स्वाद आएगा, ना ही खाना पीना खा पाएगा। और जब खाना पीना अच्छे से नहीं लेगा तो उसके शरीर में कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी और उसका शरीर दुबला पतला हो जाएगा। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप संतुलित आहार लें। ठीक, इससे आप शरीर स्वस्थ ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेकोमा। देखिए, ट्रेकोमा बीमारी ये अग्न्याशय और गुर्दे तथा आंख को प्रभावित करता है। अब देखो, यहाँ भी आंख है, यहाँ भी आंख है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रेकोमा और कैटारेक्ट और ग्लाउकोमा जब भी एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन वहाँ पर आंखें ही दिया होगा। हालांकि प्रभावित अग्नाशय और गुर्दा भी होता है, किडनी और पैनक्रियाज भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंखें प्रभावित होती हैं। ठीक है, आंखें प्रभावित होती हैं। मैं बस बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ में अग्न्याशय, गुर्दे तथा आंखें भी प्रभावित होती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है आप उनसे पूछिएगा उनके लक्षण क्या होते हैं। देखो, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनको भूख बहुत तेज़ तेज़ लगती है और बार बार खाना खाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, उनको यूरिन बार बार आता है, यानी कि उनको टॉयलेट बार बार जाना होता है। तीसरी बात, उनको अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो जल्दी घाव नहीं भरता। ठीक है, तो ये हो गया, घाव नहीं भरता। और मैं आपको बता दूं, उनकी आंखें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, यानी कि कहने का मतलब ख़राब, उनको अंधे नहीं हो जाते हैं, उनको चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, जिन लोगों को पेशेंट होता है, शुगर पेशेंट होते हैं, उनको बार बार यूरिन आता है, बार बार भूख लगती है और उनको उनकी आंखें जो होती हैं वो बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, यानी कि आंखों में दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मेरी मदर को डायबिटीज़ है तो मैं सब लक्षण देखता हूँ। ठीक है, उनको कई सारी बीमारियां हैं तो थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो आप देखिएगा अपने भारत देश में हर एक पाँचवा व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है। ठीक, आपके घर में नहीं हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपके आस पड़ोस देखिएगा कोई ना कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप डायबिटीज़ हो गया। नेक्स्ट बात करें घेंघा रोग। तो घेंघा रोग सभी को पता है, थायराइड जो ग्रंथि होती है इसमें सूजन आ जाती है। अच्छा, घेंघा रोग होता क्यों है? जब आप खाने में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं करते हैं तो उस दौरान आपका घेंघा यानी कि थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और घेंघा रोग तो हम ग्वाटर रोग की संज्ञा भी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग आपके मस्तिष्क से प्रभावित होता है। अच्छा, एक बताइए, आपके जो मस्तिष्क की जाँच होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं CT स्कैन। बोलते हैं CT स्कैन करवाइए। अगर आपके मस्तिष्क यानी दिमाग